दोस्तों कहते हैं फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोशी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 को टारगेट करने के लिए आशीष पब्लिकेशन से सेट प्रैक्टिस चौथा लेकर के आए हैं। चौथा नहीं होगा, पांचवा होगा। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो क्लियर कर रखे हैं जिसमें 200 तक के क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो आप पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज आगे बढ़ते हैं। 201 से लेकर के 225 तक के क्वेश्चन को देखेंगे तो आज का ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके बाद जो है बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। तो दोस्तों आप सभी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा फास्ट कमेंट करें, और इससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इतना काम आप कर ही सकते हैं। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। जरा दूरदृष्टिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदृष्टिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दोस्तों इस तरह के दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु दोनों जगह की वस्तुओं को देखने में समस्या होती है। तो आपको बताना है इस तरह के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब जो भी ऑप्शन सी ले रहे हैं, बायफोकल लेंस, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? दोस्तों एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आपका 3 सतह जो है आयताकार रूप में होता है और 2 सतह जो होता है वो आपका त्रिभुजाकार होता है, जो कि ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह ये दोनों आपका जो होता है त्रिभुजाकार होता है। उसके बाद ऊपर का 3 सतह जो होता है वो आपका ये वर्गाकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है। आगे है दोस्तों, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होती है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होती है? देखिए दोस्तों, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, सबसे अधिक लाल रंग का होता है, और इसीलिए लाल रंग प्रकाश जो है बहुत कम ही प्रकीर्णन हो पाती है। तो ध्यान में रखिए, लाल रंग प्रकाश की वेग सबसे अधिक, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम हो पाता है। और इसीलिए सूर्य जो है सुबह में और शाम में रक्ताभ प्रतीत होती है। नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या फिर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इसे क्या कहा जाता है या इस गुण को क्या कहा जाता है? जब आपको दूर की वस्तु देखनी होती है तो नेत्र अपनी लेंस की फोकस दूरी स्वतः बदल लेती है, और जब नज़दीक की वस्तुओं को देखनी होती है तो भी लेंस स्वतः जो है अपनी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल लेती है। इस गुण को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कही जाती है। ये आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच प्रिज्म का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? जो सूर्य से आने वाली विकिरण है, प्रकाश है, इसका जो है अलग अलग रंगों में जो विभाजन किया कांच के प्रयोग से, जो कि प्रिज्म है। तो आपको बताना है कि कौन था वो व्यक्ति जो सर्वप्रथम प्रिज्म का प्रयोग किया था। दोस्तों न्यूटन जो है सबसे पहले प्रिज्म का प्रयोग किया था स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। आगे है,
किसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका पट्टी प्रतीत होती है? सूर्य की चक्रिका पट्टी प्रतीत होती है। देखते होंगे सूर्य की चक्रिका मतलब जो है साइड साइड में लाल दिखाई देता है, एक मतलब कि कह सकते हैं चक्र की भांति या कह सकते हैं वृत्त की भांति दिखाई देता है पट्टी। तो वो पट्टी क्यों प्रतीत होती है? सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। प्रकाश का परावर्तन तो होगा नहीं, एक बच गया अपवर्तन और दूसरा प्रकीर्णन। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, जब भी प्रकाश की किरण सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो वायुमंडलीय परतों से होकर के गुजरती है। तो विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय परतों से होकर के गुजरती है जिसके कारण अपवर्तन होती है। तो ये आपका बी सही जवाब होगा। प्रकीर्णन भी होता है लेकिन इस घटना के लिए प्रकीर्णन उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक ना। ये आपका अपवर्तन जो होता है यही उत्तरदायी होगा। आगे है, विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण किससे होता है? विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण चांदी से, तांबा से, नाइक्रोम से या फिर टंगस्टन से होती है। दोस्तों, विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण टंगस्टन से होती है और नाइक्रोम की कुंडली जो होती है ये आपका विद्युत हीटर में होती है। तो ध्यान में रखिए, ये विद्युत हीटर में और ये बल्ब में। आगे है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होगा? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या फिर पारा? दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो क्या है? चांदी है। तो आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे है, विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों का निर्माण मुख्यतः किन धातुओं से किया जाता है? विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों का निर्माण, जो तार होता है, वायर जो होता है, किन धातुओं से किया जाता है? दोस्तों ध्यान में रखिए, विद्युत संचरण के लिए जो भी तार यूज की जाती है वो तांबा होता है या फिर एल्युमिनियम होता है। वैसे लोहा का भी कभी कभी यूज करते हैं लेकिन लोहा में प्रतिरोध ज़्यादा होती है और इसलिए लोहा ज़्यादा गर्म भी हो जाता है जिसके कारण कह सकते हैं बिजली की हानि भी होती है। तो आपका सी सही जवाब हो जाएगा, तांबा और एल्युमिनियम। आगे है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, ठीक है। एक विद्युत हीटर की कुंडली की प्रतिरोध जो है 100 ओम है। यह दोनों उपकरण 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कौन अधिक धारा लेगा? आपको बताना है कौन अधिक धारा लेगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को सही से समझ लीजिएगा। विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है और विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध जो है 100 ओम है। दोनों उपकरण को 220 वोल्ट पर जोड़ा गया है। धारा सबसे ज़्यादा कौन लेगा? दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो विद्युत बल्ब का वाट और विद्युत हीटर का वाट यानी कि शक्ति कितना है वो जो है शक्ति नहीं दिया है। लेकिन फिर भी आप वैसे ही सोचिए, अगर आप एक 110 बल्ब लगाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 वाट का होगा, 100 वाट का होगा। अगर आप जो है विद्युत हीटर लगाते हैं तो वो कम से कम 400 प्लस से वाट का होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो आप 220 वोल्ट पर लगाइएगा तो कम विद्युत लेगा या फिर कम विद्युत जो है विद्युत मतलब कह सकते हैं बल्ब द्वारा रोशनी आएगा, कम रोशनी आएगा क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा है। लेकिन अगर विद्युत हीटर अगर मान ली कि 220 वोल्ट पर लगाए 100 ओम मात्र प्रतिरोध है तो इसका मतलब है प्रतिरोध जो है कम है यहाँ पर, तो क्या होगा ये जो है ज़्यादा को उष्मा में बदल देगा, रोशनी में ज़्यादा बदलेगा।
तो इस तरह से ये जो है ज़्यादा विद्युत को कह सकते हैं कि ऊष्मा में परिणत करेगा, क्योंकि प्रतिरोध कम है। वैसे विद्युत हीटर का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है, इसलिए ज़्यादा जो है हीट एनर्जी उत्पन्न करता है। तो लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा, रोशनी बनाएगा। फिर भी यहाँ पर क्या होगा, अगर देखें तो अगर वाट दे देता तो आप आसानी से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम हीटर ही लेंगे, क्योंकि हीटर अपने आप में ज़्यादा ऊष्मा देगा, बल्ब से कई गुना ज़्यादा ऊष्मा देगा और बल्ब से कई गुना ज़्यादा जो है विद्युत धारा को अवशोषित भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई दोगुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। जितना कम इम्पोर्टेंट सोचेगा आपके लिए उतना ही ज़्यादा खतरनाक होगा। इसे 210% VVI क्वेश्चन कर दीजिए, बिल्कुल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रतिरोध जो होता है ये समानुपाती होता है लंबाई का, L का समानुपाती होता है। अगर लंबाई की मान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, लंबाई का मान घटाइएगा तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। लेकिन दोस्तों यही R जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, अगर क्षेत्रफल को घटाइएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, तार की मोटाई दुगुनी की गई है, लंबाई नहीं। मोटाई दोगुनी कहने का मतलब ये होगा, अगर पहले मोटाई इतनी थी तो अब मोटाई और बढ़ा दी गई है। मोटाई जब बढ़ा दी जाएगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो कितना घटेगा, 2 घटेगा, 2 दिया हुआ है, दोगुनी। तो मतलब कि A इक्वल टू क्या होता है, L² होता है, पाई R स्क्वायर कीजिएगा तो पाई तो कांस्टेंट होगा, R का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर L का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 से अब क्या कर दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, इसलिए 4 से भाग दीजिएगा तो 1 ओम प्रतिरोध मात्र रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 ओम प्रतिरोध वाले तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सीधा जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। आगे है, दिया गया है कि 5, 10 और 30 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 5 + 1/10 + 1/30, एलसीएम लीजिएगा 30 आ जाएगा, 5 6 जा 10 3 जा, उसके बाद एक बार में इधर ये हो जाएगा कितना 10/30, कहने का मतलब 3 1/3। जब उलटिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/R = 1/3, तो R = 3 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 ओम आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, अपवर्तन में प्रकाश तरंगें क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है उस समय अपने पथ से मुड़ जाती है या फिर कह सकते हैं विचलित हो जाती है, क्योंकि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों, ऊपर मान लिए क्या है, आपका हवा है और नीचे आपका ठोस है या कांच है या फिर जल है। तो ऊपर तो सघन माध्यम हो जाएगा, कहने का मतलब सघन नहीं विरल होगा, हवा है तो विरल होगा। जब मान ली कि विरल माध्यम से प्रकाश किरण अगर पानी में प्रवेश करती है या कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल घट जाएगी, घट जाती है। इसलिए घटने की स्थिति में क्या करता है, अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, जो कि इधर आना चाहिए था लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कहने का मतलब चाल में परिवर्तन होती है, इसलिए बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इससे पहले अभी हम आपको बताए हैं, ये मान लिए कि आपका कह रहा है सघन माध्यम से विरल। ऊपर अगर सघन है तो सघन का मतलब होता है घना जंगल। तो ऊपर मान ली कि आपका कांच है, जब भी कांच से होकर के किरण आएगी तो नीचे तो हवा है, इसका मतलब हवा में प्रकाश का वेग ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभिलंब से दूर जाएगी। जो इधर आना था इधर नहीं आकर के अभिलंब से दूर जाएगी।
इसका मतलब है आपतन कोण आई हो जाएगा और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण जो कि बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब आपतन कोण छोटा हो जाएगा अपवर्तन कोण से। तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण आई लेस देन आर। तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण से अपवर्तन कोण पूछा हुआ है, तो अपवर्तन कोण तो बड़ा होगा, तो यहाँ पर ए सही जवाब होगा। तो छोटा कोण होगा आई होगा। तो यहाँ पर अपवर्तन कोण के बारे में पूछा है। हम लोग कभी कभी क्या लेते हैं, आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होता है, आपतन कोण छोटा होगा अपवर्तन कोण से, इसलिए बी लगा देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। तो इसका मतलब अपवर्तन कोण क्या होगा? तो अपवर्तन कोण आर बड़ा हो जाएगा। तो ए सही जवाब होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो दोस्तों जल, प्लास्टिक, कांच का यूज किया जाता है, मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो डी सही जवाब हो जाएगा मिट्टी। आगे है किसी बिंब यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ही पॉइंट को आपको पकड़ना है, समान आकार। तो समान आकार का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो कब बनता है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा उसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र देखिए कहाँ पर है, तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर वक्रता केंद्र, अर्थात कहने का मतलब बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दर्पण लेंस की फोकस दूरी दोनों की क्या है? 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों एक तो गोलीय दर्पण है और दूसरा पतला लेंस है जो कि गोलीय लेंस है। दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, या फिर अवतल उत्तल, या फिर उत्तल अवतल, क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। जब भी आपको पूछा जाए कि दर्पण और लेंस, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर समान है तो दोनों लेंस क्या होगा? तो हमेशा के लिए इसे याद रखिएगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा, दोनों अवतल लेंस होगी। ए सही जवाब होगा। आगे है आपतन कोण होता है। आपतन कोण होता है आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो देखिए दोस्तों आपतित किरण तो आपका ये हो जाएगा, और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब, तो दर्पण के सतह पर कहीं भी अभिलंब खींचे जा सकते हैं, तो क्या वो कोण जो होगा ये कोण अभिलंब हो जाएगा? सॉरी आपतन कोण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनेगा वो कोण आपका आपतन कोण होता है। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में मैच करता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपतित किरण, दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के कोण, आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित, ये तो कोई है ही नहीं। तो इस तरह से आपका एक ही ठो ऑप्शन मैच करता है, और तो बिल्कुल गलत ही है, लेकिन यही जो है थोड़ा मैच करता है। आप यहाँ पर क्या कहा गया? आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब, तो अभिलंब अगर यहाँ खींचते हैं तो ये आपका आपतन कोण हो जाएगा। ये सही जवाब ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और भी गलत ही है। आगे है किसी दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना है दर्पण क्या होगा। दोस्तों ध्यान में रखिए, जब भी काल्पनिक वस्तु बने, प्रतिबिंब बने, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो हमेशा याद रखिए दर्पण जो होगा वह उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, ठीक ना? तो ध्यान रखिए जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो उत्तल दर्पण में भी होता है, अवतल दर्पण में भी होता है, और समतल दर्पण में भी होता है। इस तरह से
डी सही जवाब हो जाएगा, ए बी सी में से कोई भी। 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, और जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी लाइक कर दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आगे है, निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है या फिर हो सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है वो आपका एक ही दर्पण है, जो कि अवतल दर्पण है। तो ध्यान में रखिए, 220 का भी और 221 का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा? सदैव आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, और यहाँ पर वस्तु के बराबर होगा। जब भी वस्तु के बराबर होगा तो इसका मतलब है वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखी जाती है। और दर्पण की बात करें तो दर्पण को कौन होगा? तो यहाँ पर क्या बताया गया है? सीधा होगा। सीधा होगा, आभासी भी होगा और वस्तु के बराबर भी होगा, तो वो आपका समतल दर्पण है। तो यहाँ पर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, आभासी प्राप्त करना है, तो दोस्तों कौन सा दर्पण का यूज करेंगे? तो दोस्तों उत्तल दर्पण का आप स्थिति अगर देखिएगा तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। जो कहाँ प्राप्त होता है? दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तो देख लीजिएगा उस कंडीशन को भी आप। वो वस्तु की स्थिति होगी फोकस के अंदर, जब वस्तु को रखी जाती है फोकस के अंदर, तब जो है वो कंडीशन मिलता है। और दोस्तों इस बात को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो सारा का सारा जो होता है आभासी प्रतिबिंब ही होता है, यानी कि कह सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। फोकस पर रखिए या फोकस से बाहर रखिए या अनंत के बीच रखिए, जहाँ भी रखिए हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा आभासी प्रतिबिंब के लिए। आगे है, पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या फिर कहीं भी नहीं। तो दोस्तों यह ध्यान रखिए, पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वो बनेगा कहाँ पर? समतल दर्पण में बनेगा। ए सही जवाब होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्श्व प्रतिबिंब है क्या? तो दोस्तों समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में वस्तु के सापेक्ष दायां बायां या फिर बायां दायां दिखाई देता है ये प्रतिबिंब, तो इसी को कहा जाता है पार्श्व प्रतिबिंब। तो ये इसका ए सही जवाब होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि क्या होगा। हमारे देश में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन की जाती है? नाभिकीय संयंत्र के द्वारा कितना ऊर्जा उत्पादन की जाती है हमारे देश में? कितना प्रतिशत? 10% से कम, 5% से कम, 3% से कम या फिर 25% से कम? और इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे नए साथी हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम को पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद सर्च करना है उसमें कोसी स्टडी। जैसे ही आप कोसी स्टडी सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कोसी स्टडी चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आप फाइल सेक्शन में जाइएगा, सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।